तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के आप इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम बात करते हैं मॉर्निंग में, वो है डेली इकोनॉमी न्यूज के बारे में। डेली न्यूज इकोनॉमी की जो न्यूज होती है उसको हम यहाँ इजी लैंग्वेज में एकदम से डिस्कस करते हैं, जो बिल्कुल आम जनता को समझ में आ जाए ऐसी भाषा में। तो दोस्तों आज है 1 जुलाई 2023। आप सब लोगों ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। कई सारी न्यूज आज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई सारे डे हैं, जैसे जीएसटी को 6 ईयर हो गया, डॉक्टर्स डे, ऐसे कई सारे डे हैं आज और कई सारी चीजें हैं। मतलब अच्छी न्यूज है आज की डेट में, तो आप बने रहिए, हम एक एक न्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज है जो है आज है नेशनल डॉक्टर्स डे। दोस्तों आज है नेशनल डॉक्टर्स डे। नेशनल डॉक्टर्स डे पर सभी डॉक्टर्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से अपना काम करते रहे और देश को स्वस्थ बनाएं। तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को, 1 जुलाई को। ये बात आपको ध्यान रखने वाली कि जो ये डॉक्टर्स डे वो नेशनल है, इंटरनेशनल नहीं है। ये इंडिया का डॉक्टर्स डे है और इंटरनेशनल डे नहीं है। एक नेता हुआ करते थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, विधान चंद्र रॉय। विधान चंद्र रॉय बेसिकली जो आजाद भारत में बंगाल के सीएम थे, वेस्ट बंगाल जिसको कहते हैं हम, वेस्ट बंगाल के ये सीएम थे। 1948 से लगभग 1960 तक, ये लगभग 12-13 साल तक यहाँ पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। ये एक डॉक्टर थे, फिजिशियन थे और काफी अच्छा डॉक्टर की फील्ड में उन्होंने अच्छा काम किया था। इसलिए इनकी याद में, इनकी मेमोरी में क्या मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और भारत में इनको गवर्नमेंट ने क्या किया था, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान होता है, उससे भी ये सम्मानित है। तो आप ये देख सकते हैं डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी भी इसी डेट को है और डेथ एनिवर्सरी भी इसी डेट को आती है। इन्हीं की मेमोरी में 1 जुलाई को क्या करते हैं, डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये विधान चंद्र रॉय जी का भी नाम ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हमारे दूसरा जो न्यूज है आज की, वो है 1 जुलाई स्टेट बैंक का डे है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने कई बार पढ़ा रखी है, इसकी बैंकिंग में हम पढ़ते ही हैं और जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, एक जमाने में 3 प्रेसिडेंसी बैंक खुले थे। आप सब जानते हो ब्रिटिश काल में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी इंडिया में। एक तो प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कोलकाता में, कलकत्ता में खुली, एक मुंबई में खुली जिसको जमाने में बॉम्बे कहा करते थे, एक मद्रास में खुली जिसको आज की डेट में चेन्नई कहते हैं। ये 3 जो प्रेसिडेंसी बैंक थे, बेसिकली कलकत्ता में 1860 में, बॉम्बे में 1840 में, मद्रास में 1843 में, ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक खुले थे। बाद में इन तीनों को मिला दिया 1921 में और बनाया देश का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बनाया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। काफी बड़ा बैंक था उस जमाने में, उनका टॉप बैंक था, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक था दोस्तों। तो आजादी के बाद में 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 को इस प्राइवेट बैंक का क्या किया, नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण। नेशनलाइजेशन का सीधा सा मतलब होता है जब सरकार प्राइवेट कंपनी को कब्जा कर लेती है, प्राइवेट कंपनी को कब्जा करके गवर्नमेंट कंपनी में बदल देती है, तो उसको राष्ट्रीयकरण कहते हैं। ये प्राइवेटाइजेशन के उल्टा है। प्राइवेटाइजेशन तो क्या होता है, सरकारी कंपनी को प्राइवेट सेक्टर को भेज देते हैं। जैसे एयर इंडिया का, एयर इंडिया को क्या किया, टाटा को भेज दिया, तो ये तो हो गया प्राइवेटाइजेशन। लेकिन अगर उल्टा हो कोई प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट परचेज कर ले या उसको एक्वायर कर ले किसी प्रकार से, तो उसको कहते हैं राष्ट्रीयकरण। तो ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक था, इसको 1 जुलाई 1955 को क्या किया, नेशनलाइजेशन कर दिया और नाम दे दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। काफी ज्यादा हम डिटेल में पढ़ते हैं, जब बैंकिंग के मैं पढ़ाऊंगा आपको, पहले भी मैंने पढ़ा रखा, तो उसको काफी डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो चूंकि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जुलाई को हुआ था, इसलिए स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई को माना जाता है। और इसी दिन क्या करते हैं, स्टेट बैंक के जितने भी एम्प्लॉय, कर्मचारी, ऑफिसर हैं, वो सब क्या मनाते हैं, बैंक डे मनाते हैं, अपनी फाउंडेशन डे मनाते हैं, अपनी स्थापना का दिवस मनाते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 जुलाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हैप्पी स्टेट बैंक डे, क्योंकि इसी तारीख को ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से क्या हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हुआ था 1 जुलाई 1955 से। तो ये 2 न्यूज तो हमारी आज कंप्लीट होगी, ये आपको ध्यान रखना। एक दोस्तों आज है सीए डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। सीए आप सब लोग जानते होंगे, अकाउंटिंग का काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, सीए होते हैं ना, जो जीएसटी रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं कई लोग। तो ये चार्टर्ड सीए डे होता है, ये भी बेसिकली 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। देखो सीए के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की है, इनकी सर्वोच्च संस्था होती है आईसीआई। क्या होती है, आईसीएआई। देख सकते हैं
हेलो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया होता है दोस्तों, ICAI करके एक संस्था होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये सीए की सर्वोच्च संस्था होती है जो पूरे सीए का कैसे काम करेंगे, उनके रूल रेगुलेशन सब कुछ यही संस्था डिसाइड करती है, ICAI करके। इसकी स्थापना भी है ना 1 जुलाई 1949 को पार्लियामेंट ने करी थी। पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, उस एक्ट के माध्यम से इस ICAI की स्थापना की गई थी इंस्टीट्यूट की। इसलिए आज के दिन ही क्या मनाया जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है। आप देख सकते हैं हैप्पी चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई। और क्यों मनाया जाता है ये मैंने आपको इसमें देख सकते हैं, देखो हमारे नोट्स में, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ICAI करके एक संस्था होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्वोच्च संस्था। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को पार्लियामेंट द्वारा की गई थी। पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, इस एक्ट के माध्यम से इस ICAI की स्थापना की गई थी। चूंकि इसकी स्थापना 1 जुलाई को हुई थी, इसलिए इसी दिन क्या मनाया जाता है, इसी दिन मनाया जाता है CA डे। तो हमारा फर्स्ट न्यूज कंप्लीट होगी, सेकंड कंप्लीट होगी, थर्ड न्यूज SBI वाली भी कंप्लीट होगी। अब इसकी फोर्थ न्यूज है दोस्तों GST की। आप सबको पता है वर्तमान टाइम में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST टैक्स लागू है। तो GST टैक्स को आज कितने हो गए, 6 ईयर कंप्लीट हो गए। 6 ईयर क्या कंप्लीट हो गए। देखो आजादी के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से जो हमने टैक्स सिस्टम अपनाया था, टैक्स आप लोगों को पता होगा, टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जिस पे लगे हो चुका है, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मुझ पे लगा, मैं जाके गवर्नमेंट को चुकाऊंगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, भरता कोई और है और पैसे कोई और देता है। जैसे मैं अभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूँ, रेस्टोरेंट में मैं खाना खाने गया, तो मैंने जो GST किसको चुकाया, जनता ने चुकाया रेस्टोरेंट में ओनर को, अब ये गवर्नमेंट को भरेगा। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको एक तरह से इनडायरेक्ट बात होगी ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स देश में ये 2 सिस्टम थे, कई प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स थे, वेट था, एक्साइज थी, एक्साइज ड्यूटी थी, और भी कई सारे प्रकार के टैक्स थे, लगभग 17 प्रकार के टैक्सेस थे इनडायरेक्ट टैक्स। भारत सरकार के अलग थे, स्टेट गवर्नमेंट के अलग थे, और कई सारे सेस थे। सेस इनडायरेक्ट जो कोई विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, जिसका कलेक्शन पैसा उसी काम के लिए खर्च होता है। तो बाद में गवर्नमेंट ने ये इनडायरेक्ट टैक्स को सबको मिला के एक GST लागू कर दिया। कब से, 1 जुलाई 2017 से। भाई GST आजाद भारत के इतिहास का, आजाद भारत, मेरी बात ध्यान से सुनना, आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म माना जाता है, सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म माना जाता है, सबसे बड़ा टॉप इकोनॉमिक रिफॉर्म से एक गिनती होती है GST की, जिसको है ना 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। आज इसके 6 ईयर कंप्लीट हो गए। दोस्तों GST एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लगभग 2 घंटे की क्लास लगती है इसमें। जब कभी हम GST पढ़ेंगे डिटेल में तब डिस्कस करेंगे। आज करंट न्यूज में इससे ज्यादा हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं 6 ईयर ऑफ GST, 1 जुलाई 2017, और आज क्या हो गया, 1 जुलाई 2023, तो हो गया ना 6 ईयर। तो ये हमारा जो फोर्थ न्यूज थी, GST कंप्लीटेड 6 ईयर, 1 जुलाई 2017 से ये इंप्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट न्यूज है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दी, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, और एक था HDFC बैंक। दोनों के ओनर एक ही लोग थे बेसिकली। HDFC बैंक तो बेसिकली था प्राइवेट सेक्टर का बैंक। कई लोगों ने देखा होगा आपने, HDFC बैंक की ब्रांचेज होती थी, ठीक है, वहां पर जाके अकाउंट खुला सकते, पैसा जमा कर सकते, लोन ले सकते। एक थी HDFC लिमिटेड, ये बेसिकली NBFC थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी थी, बैंक नहीं थी। ये बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, हाउसिंग सेक्टर को लोन दिया करते थे। बड़े बड़े बिल्डर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके नहीं आते क्या, मल्टी स्टोरी इनकी, उनको ये लोन दिया करती थी। और इंडिविजुअल आदमी भी लोन ले सकता था, पर केवल हाउसिंग के काम के लिए, बाकी काम के लिए ये लोन नहीं देती थी। तो बाद में इन दोनों ने कहा कि जब काम मोटा मोटी एक जैसा है तो इनको क्यों ना मर्ज कर दो। तो 2022 में ऐसी संभावना जताई कि इसका मर्ज कर दो। ये मर्जर फाइनली 1 जुलाई 2023 से, आज से ये एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। और जो ये HDFC लिमिटेड है ये खत्म हो जाएगी। मर्जर के बाद क्या बचेगा, मर्जर के बाद बचेगा HDFC बैंक। और एक रिपोर्ट में आप सब लोगों ने रिपोर्ट पढ़ ली होगी, ये पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, 4th लार्जेस्ट बैंक बन जाएगा। कौन सा, 4th लार्जेस्ट बैंक बन जाएगा। ये कितनी, मतलब इंडिया के लिए बहुत खुशी की बात है कि इंडिया का कोई बैंक
दुनिया का 4th लार्जेस्ट बैंक बनेगा, नहीं तो वर्तमान टाइम में इंडिया का कोई भी बैंक टॉप 50 तक में नहीं है। तो ये पहली बार ऐसा होगा कि इतना बड़ा बैंक बनेगा। ये एचडीएफसी बैंक के कर्मचारियों, आम जनता के लिए और कॉमन इंडियन के लिए गर्व की बात है, प्राउड का मोमेंट है और खुश होना चाहिए सबको, इसमें दुखी वाली कोई बात नहीं है। तो ये हम न्यूज देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक टू बी वर्ल्ड्स 4th मोस्ट वैल्यूएबल लेंडर। पर अभी 4th जो मोस्ट वैल्यूएबल लेंडर है वो किस ओपिनियन में है, इसको आप एक बार समझिए। एक तो ये बैंक बनाया, ठीक है, बैंक ने अपने शेयर जारी कर दिया और पैसे इकट्ठा करता है शुरुआत में। भाई जब कोई भी जैसे मेरे को बैंक खोलना है तो शुरुआत में कुछ पैसा चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, अपने शेयर मार्केट में लॉन्च करूंगा। एचडीएफसी बैंक का शेयर आता है, स्टेट बैंक का, सभी बैंकों का शेयर आता है, आप खरीद सकते हो। शेयर लॉन्च किया, सपोज करो 1 लाख शेयर किए इसने 500 रुपए के, ठीक है, तो इसके पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गया। अब इसने क्या किया, शुरुआत में कुछ पैसा अपने जेब से लगाया, अब इसने कुछ डिपॉजिट ली। फिर इसने क्या किया, कुछ पैसा तो इसने सीआरआर के रूप में, एसएलआर के रूप में कहीं इन्वेस्टमेंट किया, बाकी इसने क्या किया, लोन दिया। तो अब ये पूछा जा सकता है कि भाई आप कह रहे हो कि 4th लार्जेस्ट बैंक बन गया, तो किस अकॉर्डिंग बना? क्या ये डिपॉजिट में बना, भाई सबसे ज्यादा दुनिया में 4था नंबर का डिपॉजिट इस बैंक में, या फिर लोन के अकॉर्डिंग बना कि सबसे ज्यादा लोन दुनिया में 4था नंबर पे ये बैंक दे रहा है, या फिर शेयर की वैल्यू के आधार पर बना? तो दोस्तों जो एचडीएफसी बैंक है ये बेसिकली जो 4th लार्जेस्ट बना है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर बना है, एम कैप जिसको कहते हैं। एम कैप सीधा सा सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने का बहुत इजी तरीका होता है, टोटल शेयर और उनकी प्राइस क्या है। अगर हम शेयर की जो नंबर को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे, भाई जैसे सपोज करो इस कंपनी ने 1 लाख शेयर जारी किए थे और उसकी वैल्यू कितनी थी, 500 रुपए थी, तो हम 500 को अगर 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी क्या आ जाएगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगी इस बैंक की। तो हम मल्टीप्लाई करो, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ होगी। तो ये क्या कहेंगे हम इस बैंक की जो मार्केट कैप है वो 5 करोड़ है। तो जो एचडीएफसी बैंक है ये डिपॉजिट पे नंबर 1 पे नहीं है, डिपॉजिट पर इससे बड़ा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी, इंडिया में नहीं है ये, 4th तो बहुत दूर की बात है दुनिया में। ये जो 4th लार्जेस्ट बना है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार बना है, मतलब इसके जो शेयर को जो आज की प्रेजेंट वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और मार्केट कैप निकालते हैं, तो उसके आधार पर ये दुनिया का 4th लार्जेस्ट बैंक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ज्यादा बड़ा डिपॉजिट नहीं है एचडीएफसी के पास में, लोन भी ज्यादा नहीं है, लोन भी स्टेट बैंक का ज्यादा है, डिपॉजिट भी ज्यादा है, लेकिन जो इसके शेयर की वैल्यू है ना वो ज्यादा है, शेयर के नंबर भी ज्यादा होंगे, इसलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, ज्यादा है, इसलिए दुनिया का 4th लार्जेस्ट बैंक बना है, बट डिपॉजिट में नहीं, लोन में नहीं, मार्केट कैपिटलाइजेशन में। आप लोग समझ गए होंगे बात को। एक संस्था थी एचडीएफसी लिमिटेड जो क्या काम करती थी, हाउसिंग फाइनेंस का काम करती थी, हाउसिंग सेक्टर को लोन देती थी। एक था एचडीएफसी बैंक जो प्राइवेट सेक्टर बैंक था। दोनों को सपना है कि क्या करो, मर्ज हो जाओ, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तो ये मर्ज हो गया। मर्ज हो के जो संस्था बनी वो दुनिया की 4th लार्जेस्ट बैंक बना है, 4th लार्जेस्ट बैंक। पर किस में, मार्केट कैपिटलाइजेशन में। ये बात याद रखनी है, बार बार जोड़ दे रहा हूं मैं, डिपॉजिट में नहीं है, लोन में नहीं है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में 4th लार्जेस्ट बैंक बना है। इसकी जो एम कैप है ना वो अब होगी $172 बिलियन। अब इसको आप घर में क्या करना, रुपये में निकालना, बिलियन का मतलब अरब, डॉलर से रुपये को बदलना है तो 82 से मल्टीप्लाई कर देना। आज की डेट में $1 82 रुपये का है और बिलियन का मतलब होता है 1 अरब। तो 172 अरब डॉलर को क्या करना है आपको बता दूं, ये आपका घर का काम है। 172 अरब डॉलर है, इसको क्या करना है, रुपये में बदलना है। तो पहले तो इसको 82 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो उतने अरब रुपये हो जाएंगे। फिर अरब को क्या करना पड़ेगा, सिंपल रुपये की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। आप घर पर बैठ के ये गणना करें, ठीक है। तो दुनिया में फिर टॉप 3 और कौन से, ये 4th है। तो जेपी मॉर्गन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करता है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक है, अमेरिका बेस्ड है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरा बैंक है एक चाइना का बैंक है आईसीबीसी, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, आईसीबीसी बैंक, कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। तो ये जो आईसीबीसी बैंक है ये दुनिया का 2nd लार्जेस्ट बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर। उसके बाद हम देख सकते हैं बैंक ऑफ अमेरिका, एक अमेरिकन जो यूएसए का बैंक है, ये 3rd लार्जेस्ट बैंक है। और 4th नंबर पे कौन सा आ जाएगा, 4th नंबर पे हमारा एचडीएफसी आ जाएगा। इसी के साथ में मैंने एक और डेटा दिया आपको, टॉप इंडियन बैंक
टॉप इंडियन बैंक किस आधार पर, ये मैं बता रहा हूं एम कैप के आधार पर, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर। तो पहले नंबर पर एचडीएफसी आएगा, जो दुनिया में फोर्थ पे आएगा, तो इंडिया में तो पहले नंबर पर आएगा। सेकंड पे आईसीआईसीआई है और थर्ड पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं फिर बता रहा हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, डिपॉजिट में, लोन में, सब में। चूंकि उसके शेयर कम जारी रखे, शेयर की प्राइस कम है, इसलिए उसकी एम कैप कम है, इसलिए ये यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो एग्जाम में पूछेंगे क्वेश्चन, भाई डिपॉजिट के आधार पर सबसे बड़ा बैंक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो एचडीएफसी है, सेकंड नंबर पर आईसीआईसीआई है और थर्ड नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ऐसे ही हम जितने भी प्राइवेट कंपनी है उनकी लिस्ट जारी करें कि वो सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है एम कैप के आधार पर। तो भारत में आप सब जानते हो सबसे बड़ी कंपनी कौन सी होनी चाहिए, रिलायंस होनी चाहिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। जिसके मालिक कौन है बताओ, जिसके मालिक मुकेश अंबानी है। कौन है, मुकेश अंबानी जी। तो आप ये न्यूज देख सकते हैं आराम से। टॉप इंडियन बैंक एचडीएफसी है, आईसीआई है, एसबीआई है। टॉप इंडियन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी और टीसीएस। तो अब हम दोस्तों बढ़ते हैं जो हमारी लास्ट न्यूज है आज की। आप देख सकते हैं कोर सेक्टर ग्रोथ पेस 24.3% इन मई। ये न्यूज ये कहना चाहती कि कुछ कोर सेक्टर होता है, उसका जो मई महीना खत्म हो गया, अभी तो जून भी खत्म हो गया, लेकिन मई महीने का डेटा अभी आया लगभग एक महीने के बाद में, उसमें 4.3% की ग्रोथ हुई है। तो ये कोर सेक्टर क्या होता है, ग्रोथ कैसे नापते हैं, सब कुछ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या हो ना, इकोनॉमी के हम कहते हैं ना, मैंने पढ़ा रखा है आपको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। भाई पूरी इकोनॉमी को 3 सेक्टर में मोटा मोटी बांटा जाता है। प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं, कृषि का, जिससे नेचुरल जो धरती माता है उससे जो भी प्रोडक्शन होता है उस सबको प्राइमरी मानते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन, फिशरीज। दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी को क्या कहते हैं, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। यहाँ पर फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, चाहे वो कार का हो, चाहे वो मोटरसाइकिल का हो, चाहे लैपटॉप का हो, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो टीवी हो, कुछ भी हो, जो भी चीजें फैक्ट्री में बन रही है उसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर कहते हैं। टर्सरी सेक्टर, इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ये सेक्टर बेसिकली है ना, ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है, जैसे सॉफ्टवेयर, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। इसमें कोई वस्तु नहीं बनती, ये उसमें मदद करता है। ट्रांसपोर्टेशन मदद करेगा किसमें, एक जो कृषि में प्रोडक्शन पैदा हुआ उसको मंडी तक पहुंचाने के लिए, इंडस्ट्री में जो माल बना उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, और भी कई सारे हो सकता है, रियल एस्टेट वगैरह इसमें हो सकता है। तो दोस्तों भारत में आप सबको पता है अधिकांश जनसंख्या क्या एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। मोटा मोटी 54% पॉपुलेशन भी अभी क्या करते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। लेकिन इंडस्ट्री सेक्टर ऐसा सेक्टर है दोस्तों जो काफी बड़ी मात्रा में रोजगार देता है। अगर किसी भी देश का इंडस्ट्री सेक्टर मजबूत होता है तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हमारे यहाँ पर फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, देश में लोगों को रोजगार मिलेगा और देश में प्रोडक्शन होने से क्या होगा, पैसे की मात्रा में वृद्धि होगी। तो इसलिए इंडस्ट्री सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो एग्रीकल्चर में सरप्लस लेबर है ना, इसको निकाल के क्या चाहते हैं, इंडस्ट्री में चाहते हैं। लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा भारत का इंडस्ट्री सेक्टर इतना मजबूत नहीं है, इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं है। देखो हम मोबाइल हमारे पास चाइना से आता है, देख सकते हैं आप, MI का मोबाइल हो गया, Xiaomi का मोबाइल हो गया, और कई सारी चीजें हम क्या करते हैं, फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो कमजोर है। इसलिए देश को क्या करना चाहिए, इंडस्ट्री सेक्टर पर बल देना चाहिए। तो अब इंडस्ट्री सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है साल भर में या महीने में, हर मंथ भी देख सकते हैं, ईयर भी देखते हैं। तो उसके लिए एक इंडेक्स नापा जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्या कहते हैं इसको, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक। ये IIP भारत में होने वाले जो इंडस्ट्री सेक्टर में है ना, उसके प्रोडक्शन को मेजर करता है कि इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ था। सपोज करो 2022 में कोई 100 रुपए का कोई प्रोडक्शन हुआ था, अब 23 में कितना हो गया, ये बढ़ के 105 हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे इंडस्ट्री प्रोडक्शन में 5% ग्रोथ है। तो ये जितनी ग्रोथ ज्यादा होगी उतनी बढ़िया बात होगी। ऐसे हर साल को क्या करते हैं, महीने में बांट देते हैं। सपोज करो ये 2022 का था, 2022 का मई महीना था, इसमें सपोज करो इसमें 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ था। अब 2023 के मई में 104.3 रुपए का प्रोडक्शन हुआ। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि इसमें 4.3% ग्रोथ हुई है। तो यही तो न्यूज है आज की।
न्यूज क्या है कि जो मई महीने में, मई 2023 में जो प्रोडक्शन बढ़ा है वो 4.3% बढ़ा है पिछले से। ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना अच्छी बात मानी जाएगी। इसका क्या मतलब होगा, इसका जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी, इसका सिंपल एक ही लाइन में मतलब है कि भाई हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और ये तो हम चाहते हैं, देश में प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। तो ये तो आईआईपी की बात होगी। अब आईआईपी में क्या होता है दोस्तों, कई सारी वस्तु शामिल होती है, लगभग 600 के आसपास इसमें गुड्स शामिल है। तो हर वस्तु को ट्रैक करना मुश्किल है। तो इंडस्ट्री में क्या मानते हैं, कुछ इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अभी मैं नाम बताऊंगा आप समझ जाओगे। इंडस्ट्री में कुछ इंडस्ट्री होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो हर इंडस्ट्री का बेस होती है। ऐसी इंडस्ट्री को कहते हैं कोर इंडस्ट्री। क्या कहते हैं, कोर इंडस्ट्री। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओगे। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की इंडस्ट्री है। अब बताओ, बिजली इलेक्ट्रिसिटी के बिना दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री काम कर सकती है क्या? चाहे वो कार बनाने वाली कंपनी हो, चाहे वो मोटरसाइकिल बना रही हो, चाहे वो सीमेंट, चाहे कुछ भी बना रही हो दुनिया में, चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनी हो, चाहे ये टीचिंग में पढ़ा रहा हूं, तो दुनिया में कोई भी चीज बिना इलेक्ट्रिसिटी संभव हो गया? तो ऐसी इंडस्ट्री जिसको बाकी इंडस्ट्री का आधार होती है, उसको क्या कहते हैं, कोर इंडस्ट्री कहते हैं। ऐसी भारत में 8 इंडस्ट्री को कोर इंडस्ट्री का दर्जा दे रखा है। ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, गवर्नमेंट की इच्छा के ऊपर होती है, लेकिन वर्तमान टाइम में 8 कोर इंडस्ट्री का इसको दर्जा दे रखा है। जैसे एक हो गया क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। अब कच्चा तेल देश में खत्म हो जाए तो सारा ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ बंद हो जाएगा दोस्तों, एक दिन में ही पूरी इंडस्ट्री क्या होगी, पूरी इकोनॉमी चौपट हो जाएगी। इसलिए ये भी क्या है, कोर इंडस्ट्री है। स्टील हो सकता है, स्टील दुनिया का हर चीज, जितनी भी वस्तुएं बन रही है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे वो और कोई भी चीजें हो, चाहे वो निर्माण में घर हो, चाहे वो पुल हो, हर चीज में स्टील काम आती है। तो ऐसे टोटल 8 इंडस्ट्री को जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है इस आईआईपी में, उनको कोर इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। आप देख सकते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके अंडर में क्या जो इंपोर्टेंट है ना 8, उनको कोर इंडस्ट्री। कोर का मतलब ये होता है सबसे इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट। ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये गवर्नमेंट की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो गवर्नमेंट नवे सेक्टर को क्या करे, इसमें जोड़ दे। तो इसमें जो इंपोर्टेंट को क्या किया, 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री दर्जा दे दिया, जिसको गणना का बेस ईयर होता है 2011-12। दोस्तों बेस ईयर का कंसेप्ट थोड़ा जटिल है, जब कभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तब इसको डिस्कस करेंगे। आज जो डेली करंट अफेयर्स में इसको बता नहीं सकते। इस पूरे आईआईपी में सपोज करो अगर 100 रुपए का प्रोडक्शन हो रहा है, तो 40 का प्रोडक्शन तो यही हो रहा है, कहां पे, इस 8 कोर इंडस्ट्री में। इसलिए इनका वेटेज कितना हो गया, 40% वेटेज है इसका। सपोज करो 600 तरह के इंडस्ट्री थे, उनमें से केवल 8 इंडस्ट्री क्या कर रही है, 40 रुपए का 40% का योगदान दे रही है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम कोर इंडस्ट्री कहते हैं। इस इनकी गणना जो मैंने बताया ना, गणना एक वो डिपार्टमेंट है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। देखो मैंने बताया था भारत में 2 संस्थाएं ज्यादातर डेटा जारी करती है, ये मैं आपको कई बार बता चुका। एक तो होता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। ये जीडीपी की गणना करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, महंगाई की गणना करता है। ऐसे ही एक संस्था है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय है ना, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, इसके अंडर में एक ऑफिस है। ये क्या करता है, ये कोर इंडस्ट्री की का डेटा जारी करता है। जैसे आईआईपी की गणना कौन करता है, तो एनएसओ करता है, लेकिन जो 8 कोर इंडस्ट्री गणना है वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में गणना करता है। ये 8 कोर इंडस्ट्री के साथ साथ में डब्ल्यूपीआई, जो थोक मूल्य सूचकांक है, उसकी भी गणना यही करता है। ये मैंने आपको पहले डिटेल में बता रखा है। तो देख सकते हैं आप, ये आईआईपी में इसका इंपोर्टेंस कितना है, 40% वेटेज है। और जो इसकी गणना कौन करता है, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये रट लेना, इसको इंपोर्टेंट है। अब 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं सब इंपोर्टेंट है। रिफाइनरी प्रोडक्ट, जितने भी जो कच्चा तेल वगैरह आता है उनको रिफाइन करते हैं, तो रिफाइनिंग के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जो कई सारी इंडस्ट्री में काम आते हैं। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील हर चीज में काम आती है। कोयला, अब कोयला से ही बिजली बनती है, कोयला हर फैक्ट्री में काम आता है। जहां जहां फैक्ट्री में एनर्जी चाहिए सब जगह कोयला को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में सभी इंडस्ट्री में काम आती है। सीमेंट है, जितने भी निर्माण कार्य है, कोई भी काम बिना सीमेंट के नहीं हो सकता, सब बंद हो जाएगा अगर सीमेंट ना हो तो। लास्ट में फर्टिलाइजर आपको पता है एग्रीकल्चर में काम आता है। एग्रीकल्चर में जब प्रोडक्शन होगा, खाएंगे तभी तो सब काम करेंगे, नहीं तो इंडस्ट्री कहां से काम करेगी, मनुष्य में ऊर्जा नहीं आएगी। तो ये 8 कोर सेक्टर है, इनको रट ले सका। ऐसे कई एग्जामों में पूछा जाता है कौन सा है कौन सा नहीं है। सिंपल है, देखो ज्यादातर रिफाइनरी प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, कोयला है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ये 8 कोर इंडस्ट्री है। और सबसे ज्यादा वेटेज किसको है, ये भी ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा वेटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट को। मतलब इन 8 में भी अगर मैं पूछूं सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिफाइनरी प्रोडक्ट। तो दोस्तों आज का हमारा जो मुद्दा है वो यही समाप्त होता है। जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।